जैसे कि ये बिल लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर इसको तो सबके लिए समान होना चाहिए। और अगर ये महिलाओं के हित में है तो फिर तो हमारी आदिवासी महिलाएं पहले इसकी हकदार बनती हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत परेशान है। आदिवासी होने के कारण से, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, जंगलों में रहने की वजह से बहुत सारी परेशानियों की शिकार है वो तो फिर उनके लिए तो पहले ये समान नागरिक जो कानून लाया जा रहा है वो लाया जाना चाहिए था। ये मुस्लिम खवातीन के साथ ही इतनी ज्यादा मोहब्बत सरकार को असल में क्यों हो जाती है वो समझ में ही नहीं आता है। तलाक सलासा के सिलसिले में भी उन्होंने यही बात की कि हम बहनों को उनका हुकूक देना चाहते हैं। अभी हलाला और 4 पत्नी के बारे में भी वो ये बात कर रहे हैं, जबकि हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं और हमारे जिम्मेदारों को भी बताना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में मुस्लिम खवातीन के हित में है तो मुस्लिम खवातीन नहीं चाहती यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनको अपनी शरीयत पसंद है, उनको अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक का भेजा हुआ कानून जो कुरान में मौजूद है वो पसंद है। आज आप सर्वे करके देख लीजिए या एक नारा या एक आवाज लगाकर देख लीजिए, पूरे अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे गुजरात की खवातीन सड़कों पर आकर ये आवाज लगाएंगी कि हमको यूसीसी काबिल कबूल नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं और हमें हमारा पर्सनल लॉ महबूब है, हम उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, उसी के साथ जीना चाहते हैं और उसी के साथ बनना चाहेंगे। एक बात और मैं वाजे कर दूं कि अगर ये लोग इसको हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना भी चाहेंगे मिल्लत इस्लामिया के ऊपर, तो जैसे कि बात आ गई कि मिल्लत इस्लामिया इस पर अमल करने के लिए किसी भी तरह से वो पाबंद नहीं होगी। हम किसी भी तरह यूसीसी पर अमल नहीं करेंगे, हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज पर ही अमल करेंगे। और वही जो कहते हैं कि खवातीन पर जुल्म हो रहा है, सरासर झूठ है, सरासर धोखा है और सरासर फरेब है। विरासत के सिलसिले में भी कहा जाता है कि खवातीन को कम दिया जाता है। विरासत के सिलसिले में तो हमारी मुस्लिम महिला इतनी एम्पावर है कि उसके बाप के विरासत में जो उसको आज हिस्सा, ये लोग आज उसकी बात कर रहे हैं कि उसका हिस्सा उसको दिया जाए। 1450 साल पहले इस्लाम ने ये हिस्सा उनको दे दिया था, उस वक्त जबकि अमेरिका, यूरोप और पूरा अरब और अजम और मिस्र कहीं पर औरत को उसके बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने आकर ऐलान किया कि बेटी को भी अपने बाप के हिस्से में हिस्सा दिया जाए, लिहाजा वहां पर यह शुरू हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बेटे से आधा बेटी को दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारी अलग अलग है। मर्द से ये कहा जा रहा है कि तुझे जो आधा मिलेगा इसमें तुझे तेरी पत्नी, तेरी माता, तेरी बेटी और तेरे सारे घर के लोगों का जो है रोजी रोटी का सामान फराहम करना है। और उस बीवी जिसको भाई से आधा मिला है उसको तो अपने पास ही रखना है, उसको किसी पर खर्च नहीं करना है। अगर वो कमा रही है तो भी किसी पर खर्च करने की जिम्मेदारी और फर्जी उसके ऊपर आयद नहीं किया जा रहा है। वो बिल्कुल आजाद है, वो अपना पैसा अपने पास रख सकती है। तो गोया कि वो उसके बाप से भी लेती है, भाई से भी मिलता है, शौहर से भी मिलता है, दूसरे खानदान वालों से भी मिलता है। तो कभी कभी तो आप सुन लीजिए बात, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मर्द से भी ज्यादा औरत को मिल जाता है और जिम्मेदारी कहीं खर्च करने की नहीं। तो बताइए, ये कानून बेहतर है या आधा कानून? आधा दिया जाना बेहतर है, बराबर दिया जाना बेहतर है। तो इस्लामी जो भी कानून है, जितने भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, ये हमारी खवातीन के हित में है। इसलिए हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें ही नहीं बल्कि मेरी बहुत सारी नॉन मुस्लिम बहनों से मुलाकात है, बहुत सारी एनजीओ की बहनों से मुलाकात है, बहुत सारी धार्मिक बहनों से मेरी मुलाकात है। वो तमाम बहनों का ये कहना है कि इस्लाम ने मुस्लिम औरत को जो एम्पावर किया है वो एम्पावरमेंट हमें कहीं और नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरा ये कानून, चूंकि अब मुसलमान और हिंदू तमाम जो चीजें हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जिस तरीके से लिव इन को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या हिंदू समाज भी इसके लिए तैयार होगा? क्या कोई हिंदू माँ चाहेगी कि उसकी बेटी को लिव इन में जाकर? बिल्कुल नहीं चाहेगी। ये देखिए कितनी गलत बात है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 शादी नहीं होनी चाहिए, हालांकि आप सर्वे कीजिए, सब कुछ कीजिए,
4 शादी तो क्या 2 शादी भी अभी मुमकिन नहीं है, कोई 2 शादी भी नहीं करता है। आप सर्वे करेंगे तो ईमानदारी के साथ ही रिपोर्ट मिलेगी कि 0.1 या 2 इस तरीके से किसी न किसी के पास 2 बीवी होगी, 4 तो है ही नहीं, कहीं 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं। अब ये रास्ता तो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता आप लिव इन रिलेशनशिप का शुरू कर रहे हैं। अब ये तो मगरिब में चल गया, ये पश्चिम में चल गया, उसके कड़वे कसीले फल उन्होंने खा लिए और उनके दानिश्वर आज सर जोड़कर बैठे हैं कि ये घर से निकली हुई। आप सबसे बहुत दिल से मेरी गुजारिश है कि ये जो कुछ बातें हैं सत्य को फैलाएं लोगों को, और जो भ्रामक चीजें हैं उसको बताएं कि वो भी क्या मतलब भ्रामक बातें वो भी बताएं। अब इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो हम जो गुजरात के गवर्नर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये बिल बाद में तैयार होकर उनके पास जाएगा, उनकी साइन पहले होती है। तो सबसे पहले हम गवर्नर के पास जाएंगे, गुजरात मुस्लिम मित्र रक्षक का डेलीगेशन जाएगा और उनसे मिलके हमारी जो रजूआत है वो हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो 3 अप्रैल को है, जुमा के दिन। जुमा के दिन जितने भी मुसलमान हैं वो अपने यहाँ बाजू पर काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने जाएंगे और बहुत शांत विरोध करेंगे। हम पूरे मुसलमान हमारा बहुत शांतिपूर्वक विरोध करेंगे हम लोग कि हम ये कायदे के खिलाफ है और हम कभी नहीं चाहते कि कायदा हमारे ऊपर थोपा जाए। और उसी दिन हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि जो जालिमाना कायदा जो आ रहा है अल्लाह ताला उससे हमारी हिफाजत करे, पूरी जो कौम है उसके लिए दुआ भी करेंगे हम लोग। और उसी के साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि जुमा के दिन जुमा का खुतबा होता है, जुमा का प्रवचन होता है, उसके अंदर हमारे पूरे मुसलमान जो हैं उनको हम इसके बारे में जागरूक करेंगे, बेदार करेंगे कि ये जो कायदा है इसके आने से इसके क्या असरात होंगे और हमारी जिंदगी पर इसकी क्या असर होगी, ये सब चीजें हम उनके सामने खोल कर बयान करेंगे ताकि मुसलमानों को भी मालूम हो ये कायदा हमारे लिए कितना ज्यादा। फिर इसके साथ हमने जैसे ही ये बिल पास होगा, पास तो यहाँ से हुआ है, जैसे ऐसे ही हमने एक लीगल टीम बनाई है जिसके अंदर हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है वो सब उसके अंदर शामिल है। वो ये पूरे बिल को अभी स्टडी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी जैसे मैंने बताया कि कायदे को हमने चैलेंज किया हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और एडवोकेट मोहम्मद ताहिर हकीम साहब वहाँ पर उसको भी देख रहे हैं, उनके लीगल एडवाइजर है। तो यहाँ भी उसका स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, और इसका पूरा स्टडी करने के बाद हमारी जो लीगल टीम होगी वो आगे लीगल प्रोसीजर करेगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी उसको चैलेंज करना है, जो कुछ भी करना है वो हम इसके बारे में करेंगे। और पूरे मुसलमानों को जैसे मैंने बताया खुतबे जुमा के अंदर तो होगा, लेकिन उसके अलावा सिंपोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप और ये सब चीज़ें करके हम मुस्लिम जो समुदाय है उसको इसके बारे में हम बेदार करेंगे। फिर इसके बाद अगर ये बिल हम पे थोपा ही गया तो हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान कहा ही उसको जाता है जो अल्लाह के कुरान में जो बताए हुए आदेश है उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये बिल आ भी गया तब भी हम शरीयत पर कैसे अमल करें उसके हम नए नए तरीके निकालेंगे और उसको हम ढूंढेंगे कि उससे क्या हो सकता है। तो हम ये कायदे को अगर आ भी गया तो इसको हम निरर्थक बनाएंगे। हम मुसलमानों को भी बताएंगे कि इसके लिए हमको कोर्ट में नहीं जाना है, मामला तो कोर्ट में जाने के बाद आएगा, हमको तो इस पर दिल से अमल करना है और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो ये है। इसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा कि लॉन्ग टर्म हमको क्या कुछ करना है इस मुल्क गुजरात के अंदर। तो वो प्लानिंग हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी गुजरात मुस्लिम मित्र रक्षक समिति की, उसके बाद में वो आपके सामने हम लोग रखेंगे। चुनावी एजेंडे तो हर चीज है, अभी यहाँ इलेक्शन का कोई वो नहीं, फिर भी ये लाया जा रहा है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ बीजेपी की जो रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लॉ 1 पार्टी और कायमी सत्ता, कोई विपक्ष भी ना बचना चाहिए, इस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी पे लोग आगे काम कर रहे हैं। और ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत भयजनक वो है। तो इस पर हम सभी भारत के जो देशवासी है, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, उनको सब पर ये आगे आना होगा। ये बहुत भयजनक स्थिति है, यानी 75 में इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है आज। जैसे ही ये बिल आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका उर्दू तर्जुमा कराने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दे दिया है। इंशाल्लाह एक आध दिन में उसका तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा। और पर्सनल लॉ बोर्ड या गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति तो कोशिश कर रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड में ये तय हुआ है कि जैसे ये तर्जुमा हो जाएगा सबसे पहली कोशिश कायदे को चैलेंज करने की पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए यहाँ पे की जाएगी। देखिए, कायदे की बात आपने कही, इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही एक बहुत बड़ा गंदा मजाक है, झूठ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है,
उसमें आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन्स के लिए एक कायदा हो और पूरे मुल्क में एक कायदा हो। उसमें लिखा है फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और हिंदुस्तान के सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान की हद में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो जो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये वो है ही नहीं, और ये झूठ है कि जो चलाया जा रहा है। हर एक इंसान झूठ बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी का शुरुआत से मैनिफेस्टो रहा है, उनका एजेंडा रहा है कि हम जो जो चीज़ें करेंगे, हम राम जन्मभूमि का राम टेम्पल बनाएंगे, आर्टिकल 370 हटाएंगे और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए देश भर में लाना मुमकिन नहीं है, जो चीज़ वो नहीं कर सकते, इसलिए एक दिखावे के तौर पे, अगर बहुत हल्की जबान में को तो नाटक करके ये बताया जा रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। पहले इन्होंने ये उत्तराखंड में किया और अब यहाँ किया। अगर हिंदुस्तान भर में एक कायदा नहीं आ रहा है, मान लो एक राज्य में आ रहा है, तो क्या एक राज्य के सारे लोगों के लिए कायदा है? उत्तराखंड में भी शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, गुजरात में भी शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता, और उन पर भी अप्लाई नहीं होता कि जो अपने मामला जैसे शादी ब्याह और विरासत की तकसीम है वो अपने रीत रिवाज के हिसाब से चलाते हैं। तो सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब बाहर नहीं निकलती, वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं कि जो ये कह के हमारे तो रीत रिवाज ही है, तो उन पे भी लागू नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली ये गुजरात में भी सारे लोगों पर लागू नहीं हो रहा है, और सिर्फ अगर ये किसी पे लागू होता है, किसी को परेशानी हो रही है, जिसके लिए किया जा रहा है, तो मुसलमान है। उनका ये टारगेट है कि हम ये बतलाना चाहते हैं कि मुसलमान जो अपनी शरीयत पे अमल कर कर आज तक के अपने मामलात हल कर रहा है और उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको हम रोक रहे हैं। हम एक शादी पे ना रुक जाए, एक से ज्यादा शादी की बात है, आपको आपके कजिन्स के अंदर शादी करनी है, रिश्तेदारों में जो शादी करनी, उसे रोका जा रहा है। फिर तलाक कैसे आप दोगे, इद्दत कैसे होगी, तलाक के बाद हुकूक क्या होंगे, उससे आपको रोका जा रहा है। विरासत तकसीम कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उससे आपको रोका जा रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये कोई रीत रिवाज नहीं है, ये कुरान के कवानीन है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं। हदीस में की बात भी नहीं है, तो कुरान की बात है। उन चीज से आपको रोका जा रहा है। तो कोशिश ये है, ये कायदे से, इसको पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना ही बहुत बड़ा मजाक है और नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट हमको तो नहीं कहना चाहिए। और हम अगर थोड़ी बहुत भी जो भी कोशिश कर सकते हैं वो लोगों की गलतफहमी दूर करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं है। तो ये एक कायदा बन रहा है जो कायदे के जरिए मुसलमानों को कुरान और हदीस से अमल करके उनकी शरीयत से अमल करने की रोकने की बात है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुरान के हिसाब से ना शादी करेंगे, ना तलाक देंगे, ना आपकी विरासत तकसीम होगी और सारे मामलात होंगे। तो ये चीज करें, और करने की का मंशा और इंटेंशन ये सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो पोलराइजेशन की जो बात की वो ये है, उनको ये बतलाना है कि देखिए हमने मुसलमानों को एक और डंडा मारा है, मुसलमानों के एक और हुकूक को हमने छीन लिया है, तो अब आप इससे खुश होकर हमको वोट दो और हमको वापस सरकार में बिठाओ और बिठाते रहो। तो ये चीज है इसमें।